हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। आज दोस्तों हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 विलियन में एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हमने 10 प्रश्न लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे बोर्ड परीक्षा के लिए। आप लोग इसे पूरा देखें और वीडियो के तो पहला जो क्वेश्चन है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है ना। तो ये जो बाकी के हमारे पास हैं जैसे क्वेश्चंस हैं इसमें ये सामान्यतः ये नॉर्मलता है भाई है ना इसको। ये नॉर्मलता है। तो ये नॉर्मलता है, मोललता है, मोलरता और फॉर्मलता है ना। ये ऑप्शन में तो इसमें से जो ये बी ऑप्शन है ना हमारे पास, मोललता और मूल प्रभाज, ये दोनों ही ताप पर निर्भर नहीं करते है ना, निर्भर नहीं करते है ना। और बाकी की जो तीन ऑप्शन है हमारे पास, जैसे नॉर्मलता हो गया है ना, दूसरा हमारे पास मोलरता हो गया और तीसरा है फॉर्मलता। ये हमने पढ़ा नहीं है लेकिन एक ये भी होता है फॉर्मलता है ना। ये तीनों लोग ताप पर निर्भर करते हैं। ठीक है। हाँ। अब इसमें हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है कि मोललता की एसआई यूनिट क्या होती है ना। तो हमें इसकी इकाई लिखनी है मोललता की ना। तो मोललता की अगर हम इकाई यूनिट लिखें तो हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो ये होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार है ना, विलायक का भार है ना। तो देखो विलेय के मोलों की संख्या के लिए अगर हम यूनिट लिखते हैं तो वो मोल लिखते हैं है ना, और विलायक का भार लिखेंगे केजी में। तो इसका जो इकाई आ जाएगा वो आएगा मोल प्रति किलोग्राम है ना। और इसी को हम लिख सकते हैं मोल केजी यूनिवर्स। ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास, मोल प्रति किलोग्राम है ना, ये तीसरी वाली। ठीक है। ये समझ में आया। अब हमारे पास जैसे मोलरता की पूछ सकता है कि मोलरता की यूनिट क्या है ना। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन 8 आने में ही तुम्हें ना, तो ये पता होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है ना। तो मोलरता का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। ठीक है, विलियन का आयतन। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे इसका तो हम मोल लिख लेंगे, विलेय के मोलों, और इसके आयतन के लिए लिखेंगे लीटर। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मोल प्रति लीटर। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। ठीक है। तो ये मोलरता की और ये मोलरता की। एक क्वेश्चन और बनता है मोल प्रभाज पर। तो जो मोल प्रभाज है उसकी कोई भी इकाई नहीं होती है ना, वो इकाई रहित होता है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा इकाई रहित या जिसकी इकाई नहीं होती, कौन सा वो है, तो वो कौन सा हमारे पास मोल प्रभाज है ना। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसमें से बन सकते हैं ना। ठीक है। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य का गुणधर्म नहीं है ना। अणुसंख्य गुणधर्म हमने पढ़े थे, चार अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े थे, है ना। और हमें बताना है कौन कौन सा नहीं। तो देखो जैसे हिमांक में अवनमन होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, ये नहीं होता है, प्रकाशीय कार्यशीलता ये कुछ भी नहीं है ना। तो ये तीन तो है। चौथा कौन सा है, चौथा है परासरण दाब है ना। चौथा कौन सा है, परासरण दाब। परासरण दाब में एक चीज ध्यान रखना, इसकी यूनिट मैक्सिमम एटीएम ली जाती है ना, वायुमंडलीय दाब। इसकी इकाई जो है हमारे पास कभी कभी पास्कल भी हो सकती है ना, पास्कल भी है दाब की। ठीक है। और जैसे वाष्प दाब की एमएम भी है ना, तो वाष्प दाब दाब सबकी यही होती है। ठीक है। अच्छा, और क्या है इसका एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, PV NRT है ना, जिसमें ये P हमारा क्या है, दाब है। ठीक है। V आयतन है, N मोलों की संख्या है, R गैस नियतांक है, और ये T होता है ताप। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N/V/R/T, और N/V को हम सांद्रता लिखते हैं, N/V बराबर सांद्रता। ठीक है। तो ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको C लिख दिया, R को कभी कभी S लिखा हुआ होता है, और T, और P को लिख लेते हैं वो पाई। एक समीकरण ये भी होती है वाष्प परासरण दाब की, है ना। ठीक है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है आइसोटोनिक विलयन। आइसोटोनिक का मतलब होता है समपरासरी, है ना, ये याद रखना है। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, समपरासरी विलयन। तो ये कब होता है, जब परासरण दाब हो ना, दो विलयन का परासरण दाब बराबर बराबर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो परासरण दाब ही है ना। ठीक है, समझ में आया। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, मोलल उन्नयन स्थिरांक KB, या इसकी जगह हम
एफ के एफ भी ले सकते हैं, उसे बोलेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक। ये जो दोनों स्थिरांक है, के बी और के एम, है ना, ये दोनों सिर्फ विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। किसकी प्रकृति पर? विलायक की प्रकृति पर, और किसी पर निर्भर नहीं करते, विलेय पे निर्भर नहीं करते हैं, या विलय विलय के भार पर निर्भर नहीं करेंगे, ना तो विलायक के भार पर निर्भर करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, तो ये नोट कर लेना, ये पॉइंट है ना। इसमें ऑप्शनल आने का मतलब, ये एमसीक्यूज आने का बहुत ही वो है ना, ठीक है। अब देखो अगला जो प्रश्न है, वायुमंडलीय प्रदूषण। वायुमंडलीय जो प्रदूषण है, उसको उसमें हम ऑक्सीजन की मात्रा को मापते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। उसके आधार पर हम क्या करते हैं, वायुमंडलीय प्रदूषण को मापा जाता है। तो वायुमंडलीय प्रदूषण को आमतौर पर किस इकाई में मापा जाता है, ये बताना है ना। तो इसकी जो इकाई है वो पीपीएम है। प्रदूषण को हमेशा पीपीएम में, या ऑक्सीजन की मात्रा को हमेशा पीपीएम में, पार्ट्स प्रति मिलियन में निकाला जाता है या देखा जाता है, ठीक है, समझ में आया। ये अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, राउल्ट इनमें से कौन राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है ना। तो राउल्ट का नियम पता है, उसमें हमने देखा जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलियन कहलाते हैं ना। अनादर्श विलियन कौन से होते हैं, डेफिनेशन आ सकती है, तो सिर्फ इतना ही लिखना है कि वे विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलियन कहलाते हैं। हमने वहां पे देखा था कि दो तरीके के विलियन होते हैं, एक वे विलियन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, और एक विलियन वो जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, तो इसका जो ऑप्शन है, आंसर है वो बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, है ना। जब बेंजीन को क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स किया जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, प्रकृति नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं ना। तो इसमें अगर हम एक उदाहरण और लिखें, तो इसमें एक उदाहरण ये हो सकता है, एथिल एल्कोहल प्लस जल, ये भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं ना। बाकी के जो ऑप्शन है हमारे पास वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं ना। तो इनमें जो ये ऑप्शन है, एक ये और ये, तो ये दो हम किस में लिख लेंगे, ऋणात्मक विचलन में, है ना। ये दोनों की दोनों इसमें है ऋणात्मक विचलन में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी है ना, तो इसको बिल्कुल याद कर लेना, ये इतनी होती है 55.55 मोल प्रति लीटर। ये जल की मोलरता है भाई, शुद्ध जल, ठीक है। हाँ, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हमें, यदि केसीएल का घोल 100% विघटित होता है तो वॉट हाफ गुणांक निकालिए ना। तो ये वॉट हाफ गुणांक निकालने के लिए आता था, इस बार अर्धवार्षिक में भी आया था, है ना। वॉट हाफ गुणांक निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको इसके आयनों में तोड़ना है ना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आयन किस तरीके से टूटते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि केसीएल कैसे टूटता है, के प्लस और सीएल माइनस, है ना। जो पोटेशियम होता है वो हमेशा एक सिंगल आयन में टूटता है, के प्लस में टूटेगा, इसका और चार्ज नहीं होगा, है ना। और सीएल किस में टूट जाएगा, सीएल माइनस में, ठीक। अब जो वॉट हाफ गुणांक होता है उसका फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है वियोजन के बाद आयनों की संख्या, ठीक है, और बटे में होता है वियोजन से पहले, वियोजन से पहले कुल अणुओं की संख्या, या आयनों को भी लिख सकते हैं ना, आयनों को भी लिख सकते हैं, आयनों की संख्या। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वियोजन कब हो रहा है, इसके बाद वियोजन होगी, यहाँ टूट गई तो कितने, एक दो, दो। और वियोजन कहाँ है, इस यहाँ बीच में वियोजन लिखो, तो वियोजन के बाद कितने, एक दो, और वियोजन से पहले कितना, एक, तो ये एक आ गया, 2/1 यानी दो। तो वॉट हाफ गुणांक का मान कितना है, सिंपल सा, है ना। हो सकता है कि तुम्हें कुछ और दे दे ना, जैसे K2SO4 भी दे सकते हैं, तो इसको भी निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो K2 है लेकिन चार्ज एक ही आना है, कहीं तो ऐसे कर रहे 2+, नहीं, या K2 ऐसे, नहीं, ये गलत है, क्योंकि K+ आना है, और ये दो है, ये दो आगे चले जाएगा। और ये जो हमारे पास SO4 है, ये सबको अलग नहीं करना है, ये सल्फेट आयन है, तो ये सल्फेट आयन में ऐसे टूटेगा, ठीक है। तो जब ऐसे टूटेगा तो यहाँ आयनों की संख्या कितनी है, दो और एक, तीन हो गए, ये पूरा एक है, ये पूरा एक टोटल है, तो दो और एक, तीन। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा इसके लिए 3/1, क्योंकि पहले तो एक ही है ना, तो ये 3/1 यानी तीन। तो K2SO4 के लिए कितना, वाट हाफ गुणा कितना है, तीन। तो KCl के लिए कितना है, दो। और दूसरा तुम्हारे पास जो आया था अर्धवार्षिक में, वो आया था K4FeCN6। ये क्या है, ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है ना, तुम्हारे पास आगे जाके एक चैप्टर है उपसहसंयोजक यौगिक, इसमें है ये। और इसको तोड़ना कैसे, वही के है, ये तो सिर्फ
के प्लस में टूटता है। ये 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे, प्लस ये जो FeCN6 है पूरा का पूरा माइनस में टूटेगा, है ना, CN6। ठीक है। अब ये कितना है इसमें, इसका टोटल जो चार्ज कितना, आवेश कितना है, प्लस है ना, एक प्लस है। लेकिन आयन कितने हैं, ये 4, यानी आवेश टोटल कितना होगा, 4 प्लस। तो यहाँ पे जो हमारा आवेश आएगा वो 4 माइनस आएगा। ये 4 प्लस हो रहा है तो ये 4 माइनस आएगा। तो अब देखो आयनों की संख्या कितनी होगी, 4 ये है और एक ये पूरा है, तो 4 और 1 5। तो यहाँ पे जो वाट गुणांक होगा 5/1, क्योंकि पहले तो एक ही है ना, तो इसका जो वाट गुणांक होगा वो 5 होगा। ठीक है, समझ में आया। जी सर। हाँ, तो इस तरीके से वाट गुणांक निकालना है ना, जी। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा, अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो ये है कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल डाला जाता है, क्योंकि, है ना, तो वो कार का जो रेडिएटर होता है जिसमें पानी पड़ता है उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल क्यों डाला जाता है, ये पूछा रहा है ना। देखो, जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर जब पानी डालेंगे रेडिएटर में, वो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, जम जाएगा। वो पानी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो इसे जमने से रोकने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल डाला जाता है। अब ये एथिलीन ग्लाइकॉल करता क्या है, ये क्या करता है, जो हिमांक होता है पानी का, है ना, हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री, है ना, जो पानी होता है नॉर्मल वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, उस हिमांक को कम कर देता है ना, यानी उस हिमांक को माइनस में ले आता है, -15 डिग्री सेल्सियस या 16 डिग्री सेल्सियस माइनस में ले आता है। यानी जब टेम्परेचर माइनस में जाएगा तब वो पानी जमेगा। इसलिए जो ठंडे प्रदेश होते हैं जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है, वहां पर क्या करते हैं लोग कि पानी में एथिलीन ग्लाइकोल डालते हैं ताकि वो क्या करे, ठंडे में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है ना। गर्मी में क्या करता है, क्वथनांक को बढ़ा देता है, यानी 100 डिग्री से ज्यादा कर देता है। ठीक है, समझ में आया ये। इसका ऑप्शन जो जी ए सर। है वो ए है ना, ठीक है, आंसर क्या है, ए है। जी। ठीक है, तो हमारे पास ये 10 क्वेश्चन ऑप्शनल थे, ऑप्शन वाले थे, MCQs थे, तो ये हमने कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, कल करेंगे, है ना, ठीक है।